और सबसे पहले आज की कवर स्टोरी। और कवर स्टोरी में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में अगस्त महीने में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा ने कई लोगों की जान ले ली और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर पड़ा। वहां रह रहे अल्पसंख्यकों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर एक बार फिर से ढाका में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन पर हो रहे हमलों को रोका जाए और उन्हें जस्टिस यानी कि न्याय दिलाया जाए। ढाका की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के लगातार उत्पीड़न के खिलाफ जनाक्रोश है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन पर हो रहे हमलों को रोका जाए। प्रदर्शनकारी अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए आवाज उठाने के जुर्म में लगाए जा रहे झूठे मुकदमों से भी आहत हैं। दरअसल चटगांव में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाले 19 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया है। जिन लोगों पर मुकदमा किया गया है उनमें चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी शामिल हैं, जो इस्कॉन के वरिष्ठ अधिकारी हैं। बांग्लादेशी प्रशासन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो न सिर्फ हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहा है, बल्कि हिंदू अधिकारों के लिए उठने वाली आवाजों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और प्रशासन इन मामलों को टालने की भले ही कोशिश करे, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर यह बहस का मुद्दा बन गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों की कड़ी आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर हमले और भीड़ द्वारा लूटमार घोर निंदनीय है। बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति है। कमला और जो बाइडेन ने अमेरिका सहित विश्व भर के हिंदुओं को नजरअंदाज किया है। ट्रंप ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी हालात पर चिंतित हैं। मानवाधिकार के लिए यूएन हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यूएन फैक्ट फाइंडिंग मिशन अल्पसंख्यकों पर हमलों के मामलों की जांच कर रहा है। इस बीच बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार रात एक भीड़ ने ढाका में जतिया पार्टी का मुख्यालय जला डाला। 1986 में पूर्व राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद द्वारा स्थापित ये दल अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का सहयोगी रह चुका है। इससे पहले गुरुवार को ढाका के एक और हिस्से में हिंसा और आगजनी देखी गई थी। सरकारी कपड़ा फैक्ट्री बंद होने से बेरोजगार हुए सैकड़ों कारीगर पुलिस और सेना के जवानों से भिड़ गए थे। ढाका की सड़कों पर हिंसा और आगजनी का यह खेल घंटों चला। तो ये कुछ हालात हैं बांग्लादेश में, वहां की राजधानी ढाका में। और इस सब के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा पर वैश्विक चिंता, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमलों की निंदा करते हुए अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो वहां पे हो रहे हैं इसको लेकर काफी चिंता जताई। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी, जो कि सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। सुधाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद आसिम। और सुधाकर जी, सबसे पहले तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है बीते कई महीनों से, अगस्त के बाद से और उससे पहले भी, हमने देखा कि जब भी बांग्लादेश में सरकार बदलती है, चेंज होती है, सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई होता है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं। और एक बार फिर से शेख हसीना की सरकार गई और उसके बाद से लगातार सिलसिला वहां पे जारी है। आपकी नजर में इस सब के पीछे कारण क्या है, बेसिक रूट कॉज क्या है? असिम, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। एंड मुद्दे के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जब अनस्टेबल कोई गवर्नमेंट होता है और उनका नजरिया और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जब डाउटफुल होता है तो ऐसा ही नतीजा होता है। मीनिंग ये है कि बांग्लादेश के सरकार जब तक शेख हसीना थे, जब वो पोजीशन में बैठे हुए थे, तब तक काफी माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन हुआ करती थी, काफी हद तक। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे होते थे, लेकिन जैसे ही बदलाव हुआ है, ये 2-3 चीजें हुए हैं मुख्य, जो मेन चीजें हैं। नंबर एक, रेडिकलाइजेशन बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, बहुत मात्रा में बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि जो जमात अभी तक जिनको बैन किया गया था, वो बैन लिफ्ट होने के बाद, ये छुटकारा मिलने के बाद इनकी पेनिट्रेशन शुरू हुआ है और फैलावट काफी बढ़ती जा रही है। नंबर जी, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगा इस पॉइंट पे। आपने कहा कि जब तक अवामी लीग की सरकार थी तब तक हिंदू, वहां पे अल्पसंख्यक सुरक्षित थे। क्या इसको ऐसे समझा जाए कि क्योंकि
वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें भी हिंदुओं की अगर बात की जाए 8% उनकी आबादी, और उनका जो एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन वहां की गवर्नमेंट में था, इसलिए वो सुरक्षित थे। और जैसे ही उनकी सरकार गई, जो विपक्षी जो ऑपोजिशन है उनको लगा कि ये हिंदू, ये अल्पसंख्यक, और इनको पॉलिटिकल एक संरक्षण प्राप्त था अवामी लीग की गवर्नमेंट में, अब वो नहीं है, अब इसके खिलाफ आप एट्रोसिटीज करो। बिल्कुल बैंग ऑन नसीब में वहीं पर आ रहा था, थोड़ा सा नैरेटिव में बिल्डअप कर रहा था। चलिए आप प्रीएम्प्ट करके बता दिए हैं। जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो छात्र शिविर को उन्होंने बैन किया है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आके जो जो कदम उठाए हैं, इस कदम से मसला ये हल होने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान, ग्वाटेमाला, आप सूडान की बात करिए, अलग अलग देश में ये सारे इसी किस्म की परिस्थिति पैदा हुई है। जो जो जल्दी उसको करने की कोशिश किए हैं, मसला को हल करने के लिए काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया है, अहम मुद्दा कि माइनॉरिटी यानी कि हिंदूज के ऊपर हमेशा अटैक रहा है। जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जब उनके रूलिंग गवर्नमेंट में पोजीशन ना होने के कारण, और अभी एक और मोड में बताना चाहता हूं, बोलना भी ठीक नहीं है लेकिन कह देना ठीक रहता है आपके चैनल के जरिए से, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक राइवलरी का एक मुद्दा है। यहां सबको मालूम है कि इसमें सुपर पावर और बड़े बड़े पावर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। सबको मालूम है यूनिस जो इंटरिम गवर्नमेंट आ रखे हैं, किसके जरिए से, किसकी मदद से वो आ रखे हैं, क्या वो संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, इरादा क्या है, ये सबको पता है। एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा सुधाकर जी, जब मोहम्मद यूनिस की सरकार आई और आने के कुछ ही दिनों के बाद जो वहां का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ढाकेश्वरी मंदिर, जो कि वहां का राष्ट्रीय मंदिर कहा जाता है उसे, वो वहां पे गए और उन्होंने कहा वहां से निकलने के बाद, स्टेटमेंट हम चलाए भी थे उसको अपने चैनल पे, कि हम यहां पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, चाहे वो बहुसंख्यक आबादी हो या फिर माइनॉरिटीज हो, लेकिन होता हुआ कुछ और नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और मैं आपके साथ सहमत हूं, और ये बढ़ती जाएगी क्योंकि ये अभी मसला बहुत गंभीर है। बांग्लादेश का परिस्थिति, मैं थोड़ी देर पहले मेरे कोई फौजी दोस्त हैं उनके साथ बात कर रहा था, सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुका है, हाथ के बाहर जाने का काफी संभावना है, और यूनिस जो है इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर हैं, अभी इनकी बस की बात नहीं है। दो तीन कारण है। ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और जो बीएनपी पार्टी है, बीएनपी कह रही है कि इलेक्शन आप जल्दी करिए, और इसके साथ यूनिस सरकार जो है उसको लंबा खींचना चाह रहे हैं। रेडिकलाइज पार्टी जमायत का कोई पहुंच और पेनिट्रेशन ना होने के कारण उनको समय की जरूरत है। यूनिस सरकार जो है इंटरिम गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि 2 से 3 साल के समय चाहिए ताकि हम स्टेबल करके फिर जाके हम इलेक्शंस करेंगे। ऐसा स्थिति में जब सरकार सही ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है, तो ये जो इंटरिम पीरियड है उसको जो इनिमिकल फोर्सेस हैं उसको नाजायज फायदा उठा सकते हैं, जो कि बांग्लादेश के हित में ना हो। ऐसे में सुधाकर जी एक और अहम सवाल आता है कि हमने वहां के लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, रिएक्शन सुने, उन्होंने कहते हैं कि आप तो अवामी लीग की बात कर रहे हैं, सरकार जब भी बदलती है उसका सबसे सॉफ्ट टारगेट जब चेंजेस होते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय को लोग होते हैं, और जो डिमांड्स आई हैं जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो लोग जिनके खिलाफ एट्रोसिटीज की जा रही हैं उनके लिए एक कमीशन बनाया जाए, एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए ताकि फास्ट जस्टिस हो सके, ये तमाम चीज़ें हैं, 7-8 उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों को समझेगी, सुनेगी और जस्टिस दिला पाएगी? अभी आज का परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए असीम, मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट इसको कोई सुनाई करेगी। लेकिन अभी यूएन का इंटरवेंशन शुरू हो गया है, हो सकता है उसकी वजह से कुछ प्रेशर, कुछ दबाव पड़ेगा, और दबाव की वजह से हो सकता है कि कोई कदम उठाए। और नंबर 2, अब मान के चलिए यूएस का ये जो सुपर पावर की बात कर, इनकी इलेक्शन अभी 2-4 दिन में शुरू होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप बड़े जबरदस्त, पहली बार इस किस्म की रिपब्लिकन गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट होने वाला है या कंटेस्ट करने जा रहे हैं, इस किस्म की कोई स्टेटमेंट ये है जो कि हिंदूज के फेवर में हो। उन्होंने पर्टिकुलरली इन स्पेसिफिक बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रतिक्रिया किया जा रहा है, उसको रोकथाम के लिए उन्होंने अपना बयान दिए हैं। उसको आप यूएस इलेक्शन से भी जोड़ के देख सकते हैं, हिंदुओं के वोट बैंक को लेकर। जरूर, ये तो वोट बैंक का है, लेकिन वोट बैंक हो कुछ हो, हम अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट, हिंदूज के इंटरेस्ट के लिए अगर हम इसको सोचते हैं तो देखेंगे कि पहली बार इस किस्म की कोई बयान, कोई
पोटेंशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से आया है, वो मेरे ख्याल से एक टर्न ऑफ इवेंट है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिक्स में काफी हेवी चर्निंग चल रही है। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि यूएन की तरफ से भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भेजा गया है, वो अपना फाइंडिंग वहां पे करेगी फैक्ट को लेकर, और क्या कुछ रिपोर्ट सामने लेकर आती है इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। सुधाकर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए, एक दूसरी स्टोरी पर भी हम चलेंगे, उस पर भी आपसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।